welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Today's my topic is outcomes of democracy. In my previous video, I explained you what are the outcomes of democracy. Firstly, I will again explain the basic outcome of the democracy. The basic outcome of the democracy is to provide political and social equality. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा आउटकम डेमोक्रेसी का निकल कर आता है, तो जो बेसिक आउटकम है वो ये है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है पॉलिटिकली और सोशली इक्वालिटी सिटीजन्स के बीच में, पॉलिटिकली और उनको सोशली इक्वल बनाती है, जो सबसे मेन आउटकम है डेमोक्रेसी का। तो जैसे कि हमने बताया कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, नॉन डेमोक्रेटिक में हमारा मोनार्की भी आता है और हमारी डिक्टेटरशिप भी आती है। तो हम आज ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारी डेमोक्रेटिक है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहां पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहां पर उसके आउटकम्स क्या निकल कर बाहर आते हैं। इज द आउटकम्स आर द एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, दे आर और नेगेटिव इफेक्ट और द पॉजिटिव इफेक्ट, हम ये सब चीजें इसमें देखेंगे। तो फर्स्टली हमने पढ़ा कि बेसिक आउटकम क्या है, जो कि है पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी सिटीजन्स के बीच में। एंड द थर्ड इज इट प्रोड्यूस्ड, इट मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट को दैट वर्क्स टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, जो कि लोगों की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को पर वर्क करती है। तो द गवर्नमेंट, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोड्यूस a government that works according to the needs and expectations of a citizen. So now start with the qualities of democracy. बहुत सारी qualities democracy में है। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि what are the assessments, जो कि हमने previous video में भी देखे थे। तो what are the assessment of the outcome of democracy? The first is it promotes equality, जो कि सबसे पहला आउटकम है कि ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है। The second is enhance dignity. The democratic government enhance a dignity of a citizen. The third is the democratic government improve the quality of making decision. जो डिसीजन को मेक करने की जो क्वालिटी होती है उसको भी जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इम्प्रूव करती है। एंड द थर्ड इज टू प्रोवाइड द मेथड टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जितने भी कंफ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने का एक मेथड जो होता है वो पता चलता है। एंड द लास्ट इज इट अलाउज टू द रूम टू करेक्ट द मिस्टेक्स। इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये हमारे क्या थे, असेसमेंट्स ऑफ द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो भी होती है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। द फर्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। जो फर्स्ट क्वालिटी है वो अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी का मीन्स होता है पीपल हैव राइट टू चूज देयर लीडर एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि पता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहां पर पीपल्स के पास अपने लीडर को चूज करने का राइट होता है, राइट टू वोट होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग 21 ईयर्स के जितने भी एडल्ट्स होते हैं उनके पास राइट टू वोट होता है ताकि वो अपने लीडर्स को चूज कर सकें। तो द फर्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। तो जो फर्स्ट हमारा क्वालिटी है हमारी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वो अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि पीपल्स उनको चूज करती है, इसलिए दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो जहां पर भी गवर्नमेंट बनाकर, जहां पर भी जैसे कि वो लोकसभा में या स्टेट्स में विधानसभा में, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर में जब वो पहुंचते हैं तो वो अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी पीपल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से वो वहां पर होते हैं और वो एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो वहां पर जाकर उन्हें अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जितने भी पीपल्स हैं उनके क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, उनकी प्रॉब्लम्स को उन्हें वहां पर बताना होता है, उनको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। इसलिए हम इसको अकाउंटेबिलिटी भी बोलते हैं, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं इसमें लोग डिसीजन मेकिंग में, और इससे जो कॉमन पीपल्स होते हैं वो भी डिसीजन मेकिंग में, मतलब गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में उनका भी पार्टिसिपेशन अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो जाता है। एंड इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं
कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक ऐसी कंडीशन को क्रिएट कर देती है जो कुछ भी अचीव करने के लिए जो बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। एंड द सेकेंड इज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। हम इसको रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट रिस्पॉन्ड्स टू पब्लिक नीड्स एंड डिमांड। मतलब कि ये पब्लिक नीड्स को और डिमांड्स को रिस्पॉन्सिव, क्योंकि इनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी लीडर्स चूज किए जाते हैं तो उनकी जो मेन रिस्पॉन्डिंग होगी, जो उनका मेन उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पीपल्स की नीड्स को और डिमांड्स को फुलफिल करना होता है। तो इसी से पता चल जाता है कि ये एक गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि कभी कभी ये कहा जाता है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगर हम जो है वो दोनों को कंपैरेटिवली देखें तो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है? तो अगर हम इसको भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हो सकता है जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे कि डिक्टेटरशिप होती है या फिर आपकी मोनार्की होती है, उसमें डिसीजंस बहुत इजीली बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसा मानना है। तो टाइम जरूर कम लगता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि जितने भी जो भी पब्लिक है, जो भी लोग हैं, वो उस डिसीजन से क्या हो, वो उसको एक्सेप्ट करें या वो उनके ऊपर इफेक्टिव हो कि ना हो। तो लॉ मतलब टाइम क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें असेंबलीज नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है, तो वो इजिली रेगुलेट हो जाते हैं और लोगों को के सामने आ जाते हैं। बट लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं है या हैं, ये वो उसमें ये चीज जानना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर हम जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ठीक है, उसमें असेंबलीज होती है, उसका प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके बाद चल के कोई भी जो है वो लॉ बनता है। लॉ का जो प्रोसेस है, लॉ बनने का, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस है जिसको बनने में बहुत टाइम लगता है। बट उसके जो भी डिसीजंस मेक होते हैं, जो भी डिसीजन बन के बाहर आते हैं, वो मोर एक्सपेक्टेबल और इफेक्टिव होते हैं। उसमें जो सिटीजन्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव से बनाए गए हैं, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उन लॉज और रेगुलेशंस को बना रहे हैं। तो इसलिए वो लोगों के लिए उनको जो है वो कहते नहीं, उनको एक्सेप्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये एफिशिएंट और इनएफिशिएंट के बारे में था। तो ये था कि रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है। तो इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। एंड द थर्ड, ट्रांसपेरेंसी। हम देखते हैं डेमोक्रेटिक जो हमारी गवर्नमेंट है वहां पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, कि किसी भी सिटीजन को अगर ये पता लगाना है कि गवर्नमेंट ऑफिस में व्हाट वाज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस था, किस प्रोसेस के साथ में कौन सा रूल्स और रेगुलेशन हमारे सामने आया, कौन से लॉज बन रहे हैं, उनका क्या प्रोसेस है, या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके अगर कोई ये पता करना चाहते हैं कि वर्किंग ऑफ नेचर क्या है, वहां पर किस तरह से काम हो रहा है, या किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन अगर वो जानना चाहते हैं तो उनके पास राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो है सिटीजन्स के पास, और इसके थ्रू वो किसी भी इंफॉर्मेशन को पता कर सकते हैं और जान सकते हैं। उनके पास ये राइट है उनका। तो ये जो है वो डेमोक्रेसी को ट्रांसपेरेबल भी बनाती है, ट्रांसपेरेबल गवर्नमेंट भी बना देती है। द लास्ट इज द लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है कि ये एक कैसी है, लीगल। लेजिटिमेट का मतलब होता है एक लीगल गवर्नमेंट है, बिकॉज इट्स अवॉइड बाय द लॉज, क्योंकि ये लॉज के साथ, रूल्स के साथ, रेगुलेशन के साथ और पॉलिसीज के साथ बनाई जाती है। तो ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है बिकॉज इट अवॉइड्स द लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, जो कि इसको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बना देते हैं। क्योंकि हर चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉज में, हमारे आर्टिकल्स में हर चीज, एक एक चीज जो होती है वो लेजिटिमेटली लिखी हुई है, और इसीलिए इसको हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। आज हमने देखा कि क्या आउटकम्स डेमोक्रेसी के थे, शॉर्ट में पढ़ा। उसके बाद हमने क्वालिटीज ऑफ डेमोक्रेसी देखी, जिसमें मेन थी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेबल गवर्नमेंट एंड द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इस तरीके से ये जो चीजें हैं ये हमारी डेमोक्रेसी की क्वालिटी को बढ़ाती है, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज्यादा एफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू दी अदर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। एंड द बेसिक आउटकम टू प्रोवाइड अ पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।
Today I am going to discuss another question of this chapter. Students, we know that if there is two triangle, this is P, Q, R, this is A, B, C. Okay? If these two triangle means P, Q, R similar to A, B, C. If these two triangles are similar, then we know that the area of these two triangles A, B, C is the area of these two triangles that is equal to the ratio of their corresponding side. Means PQ square upon AB square, QR square upon BC square, and PI square upon AC square. Okay, you all know that if two triangles are similar, then area of these two triangles, the ratio of area of these two triangles is equal to the ratio of their square of their corresponding sides. Okay, today we use this theorem on solving the questions. Now let's see the first question, which is, if the areas of two similar triangles are equal, then prove that they are congruent. Okay, students? Now let's see the solution. Here, the area of two triangles. Firstly, draw the triangles. Okay. Now, there are two triangles. First is A, B, C. Okay. And second is D, E, F. Clear? Now draw two triangles. Yes, students, given condition is there are two triangles A, B. Actually, this is A, B, C and D, E, F. Then given two triangles A, B, C and D, E, F. Okay. If the area of two similar triangles are equal, okay, here the triangle ABC, it means triangle ABC similar to triangle DEF. Okay. Now to prove that they are congruent, means ABC congruent to DEF. Clear? Now students, let's see the proving. As we here, according to the given condition, then according to the given condition statement, then area of ABC is equals to similar D, E, F, and area of triangle ABC is equals to area of triangle DEF. Okay, students, this is given. Now we know that if two triangles are similar, then area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equals to square of their corresponding sides. Means AB square upon DE square, BC
Now, let this equation number 1. Then according to the equation number 1. According to the equation number 1, if from equation number 1, from equation number 1, area of triangle ABC is upon area of triangle DEF is equals to 1. Okay, friends? From equation number 1, area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equals to 1. Now put this value here. Okay? In equation number 2. Okay? In equation number 2. Here when we put 1, it becomes 1 is equals to AB square upon DE square and BC square upon EF square and AC square upon DF square. Clear? Now students, when after cross multiplication, let's see 1. Here is when we cross multiply it, we get DE square is equals to AB square, means DE, this is DE, DE is equals to AB. Okay? Similarly, here EF is equals to BC and DF is equals to AC. Okay? It means DE is equals to AB and AC is equals to DF and BC is equals to EF. We know that if the side of two triangles are equal, then these triangles are congruent. Okay? Then hence triangle ABC congruence triangle DEF. Okay? Why? Because all sides are equal. By S congruency. Okay, students? Students, the next question is D, E and F are the respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC. Then find the ratio of the areas of the triangle DEF and ABC. Firstly, draw the figure. Here a triangle A, B, C. Okay? Here D is the midpoint of AB. D is the midpoint of AB and E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC. Okay? D, E, F. Join all these points. Then prove that the area of triangle DEF, find the ratio of area of triangle DEF and ABC. Okay? Find the ratio of triangle, area of triangle DEF upon area of triangle ABC. Okay, find it. Now, let's see the solution. Here, students, it is given that D
midpoints of AB and BC respectively. Okay? It means we can say that here, if this is the midpoint, then D and E is the midpoint of, then we can say that DE parallel to AC. Okay? DF parallel to BC. DF parallel to BC. If DF parallel to BC, it means DF parallel to EC. DF parallel to EC. And students, if DF parallel to EC and DE parallel to AC. DE parallel to AC. Then we can say that DE parallel to AC and DE parallel to FC. Then DECF is a parallelogram. Okay, students? DECF is a parallelogram. Similarly, students, EF parallel to AB. EF parallel to AB. If EF parallel to AB, it means EF parallel to EF parallel to EF parallel to DA. DA. Then similarly, DEFA is a parallelogram. Okay, students? Now, as we know that the opposite angles of a parallelogram are equal, it means angle DEF is equals to angle DAF. Okay? Angle DAF. Clear? Angle DAF is equals to angle. Students, DAF. Then we can write it angle BAC और एंगल ए, इसे हम एंगल ए भी लिख सकते हैं. ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड. नाउ हियर when we take this parallelogram, here angle EDF is equals to angle ECF or angle C. Why? Because we know that the opposite angles of a parallelogram. Okay? Now students, this angle is equals to this and this angle is equals to this. Then in triangle DEF and ABC, triangle DEF similar to triangle ABC. Why? By A similarity. Okay, students? By A similarity. Now, if
area of triangle ABC is equals to we take here DE upon AC, square of DE upon square of AC. Okay, let this equation number 1. Now students, we know that if here in diagram, see the diagram, AC parallel to DF and D and E is the midpoint of AB and BC, then we can say that here AC is equals to, or DE is equals to, DE is equals to 1 by 2 AC according to midpoint theorem. Okay, DE is equals to 1 by 2 AC. Put this equation in equation number 1. Okay, here. Then it become area of triangle DEF upon area of triangle ABC is equals to, DE is equals to, this become 1 by 2 AC whole of square, and this is also AC square. Okay, when we cancel out AC square from AC square, then we get here 1 by 2 whole of square means 1 by 4. Okay, 1 by 4. Now the area of triangle DEF ratio and area of triangle ABC is equals to 1:4. This is final answer. The answer is 1:4. Let's see again. Here, students, the given value is DEF is the midpoint of ABC. Then prove, find the value of the ratio of the area of DEF upon ABC. Then we know that ADEF, this is a parallelogram. Why? Because AB parallel to EF. Okay, when this is parallelogram, here it is also a parallelogram. Then we know that opposite angles of a parallelogram are equal. It means angle A is equals to angle E, and this angle is equals to this angle. Okay, then from this condition we can say that ABC similar to DEF. If these two triangles are similar, then by using the property, the area of triangle DEF upon ABC is equals to DE upon AC. Now put the value of DE. DE is equals to half of AC. After putting this value, we get ratio 1:4. Okay, students? The next question is prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal. Okay. Now, firstly, draw the diagram. Students, here ABCD is a square. Okay, this is a square. A see the diagram. I square A B C D. Okay, this is an equilateral triangle on side
side AB. Here AC is a diagonal and another triangle draw on the diagonal. Okay, students? This is A, B, C, D. Okay, and this is A, B, E. This is a equilateral triangle on side BC, and here this is another equilateral triangle on diagonal AC. Okay. Now, firstly, what is given? The given value is a square A, B, C, D and the equilateral triangle. Where is equilateral triangle? Triangles B, A, B, E, A, B, E and D, A, C, F. A, C, F. Okay. Have been drawn on side AB and diagonal AC respectively. Okay, here ABCD is a square. One is ABE and second is ACF are drawn on the side AB and diagonal AC. Then to prove the area of one side of a square is equal to the half of area of, means area of triangle ABE is equals to one half the area of triangle ACF. Clear? Now let's see the proving. Students, here let the side of square ABCD, AB is equals to A. Okay, let the side A. As we know that if AB is A, then diagonal AC is equals to A root 2. Okay, diagonal AC. This is AC is A root 2. Clear? Now, here students, triangle ABE and triangle ACF are similar triangle. Why they are similar triangle? Because of they are equilateral triangles. Students, we know that all angles of our equilateral triangle is 60 degree. Means this is 60, 60, 60. This is also 60. So by the property of A, we can say that these two triangles are similar. Okay. If these two triangles are similar, then we
area of triangle ABE upon area of triangle ACF is equals to AB square upon AC square. Okay, and now put the value of AB. AB is equals to AB is A, means this is A square, and AC is A root 2 square. Then it becomes A square upon 2A square. When we cancel out, we get 1 upon 2. It means after cross multiplication, the area of triangle ABE is equals to 1 by 2 area of triangle ACF. Okay? This is final answer. Okay, students, here the given value is ABCD is a triangle where equilateral triangle based on side AB and another equilateral triangle which is based on side AC. Then prove that the area of ABCE is equals to half of area of ACF. Okay, this is the solution. That's all for today. We will continue this chapter on my next class. Thank you so much. हेलो स्टूडेंट्स, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं क्लास 10th में विषय हिंदी वीरा वीरेण पूजते इसका हिंदी अनुवाद बच्चों मैं आपको पढ़ाती हूँ। एक बार आपको पढ़ा दिया गया, पुनरावृत्ति रिवीजन चल रहा है। उसमें देखिए सबसे जब आप हिंदी अनुवाद बनाएंगे तो पहला पॉइंट होगा आदत, यानी पहला अक्षर और पहला शब्द और बाद का, फिर संदर्भ लिखेंगे, फिर हिंदी अनुवाद। तो बच्चों आज मैं आपको वीरा वीरेण पूजते ये पाठ पढ़ा रही हूँ। इसका हिंदी अनुवाद होमवर्क की कॉपी में आपको देखिए। स्थान अलछेंद्रस्य सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैनिक शिविर। अलछेंद्रांडीक चासीनो वर्तते, सिकंदर और आंडी बैठे हुए। बंदिनम गुरुराजम अग्नि कृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति, बंदी गुरुराज को आगे करते हुए एक यवन सेनापति आता है। सेनापति सेनापति विजयतान सम्राट, सम्राट की जय। पुरुराज ऐसा भारत वीरों की यवन राजा आने वाले थे। पुरुराज कहता है इस भारत वीर का भी अभिवादन स्वीकार करे यवनराज। अलछेंद्रा सिकंदर साक्षेपम क्रोध में गड़बड़ाते हुए अहो हो बंधम तथा अपि आत्मानम वीर इति मनुष्य पुरुराजम, बंदी होते हुए भी तुम अपने को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज यमनराज सिंहस्ते सिंह, पुरुराज कहता है सिंह तो सिंह है, वने वा वन में बहुत पंजरे, वन में रहे या पिंजरे। सिकंदर अलछेंद्र कहता है किंतु पंजरस्थ सिंह ना केवल पराक्रम थे, किंतु पिंजरे का सिंह अधिक पराक्रमी नहीं होता। पुरुराज कहता है पराक्रम थे, पराक्रमी यदि अवसर लगते, यदि अवसर दिया जाए, अपि चाहे यवन राजा और यवन राज। बंधनम मरणम हुआ कि जय हुआ कि पराजय, वेद शमो लीला भावी। बंधनम मरण, बंधन हो या मृत्यु,
अलक्षेत्र सिकंदर भारतम एकम राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम। सिकंदर कहता है भारत एक राष्ट्र है, ये तो विरुद्ध वचन है, ये तो वचन विरुद्ध है। इति तावत राजा न जना जा परस्परम गृह्णन्ति। यहाँ राजा आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। गुरुराज कहता है तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय। गुरुराज क्या कहता है, ये हमारा आंतरिक विषय है, आंतरिक मामला है। बाह्य सत्य तत्र हस्तक्षेप असहाय गुरुराज। बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप असहनीय है यमराज। पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा इति वयम सर्वे भारतीय। अलग अलग धर्मों भाषाओं वेशभूषा के होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथाहि, क्योंकि उत्तरम यत् समुद्र से माद्रेश दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् समुद्र। उत्तरम यत् समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारतवर्ष है। वर्षम तद भारतम, वहाँ भारत की संतानें निवास करती हैं। वर्षम तद भारतम, वह भारतवर्ष है। भारती तद यत्र संतति, वहाँ भारत की संतानें निवास करती हैं। इस श्लोक का अर्थ बना देखें। उत्तरम यत् समुद्र, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, वर्षम तद भारतम, वह भारतवर्ष है। वहाँ भारत की संतानें निवास। अलक्षेत्र सिकंदर अत में भारत विजय दुष्कर, तो क्या मेरी भारत पर विजय कठिन है? गुरुराज ना केवल दुष्कर्म संभवमी। गुरुराज कहता है केवल कठिन ही नहीं, असंभव भी है। अलक्षेत्र सिकंदर सर्वस्व क्रोध से दुर्विनीत दुष्ट युवक, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते? इदानीं विश्व विजयन अलक्षेत्र सर्वे वर्तते, कि तुम इस समय विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो। गुरुराज कहता है जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्य है यमराज, किंतु सत्य तो सत्य है यमराज। भारतीय वयम गीताया संदेशा न विस्मरामः, हम भारतीय कभी गीता के संदेश को नहीं भूलते। अलक्षेत्र सिकंदर प्रस्तावक गीताया संदेश, क्या है तुम्हारा गीता का संदेश? गुरुराज कहता है श्वेतान सुन, अतो वापसी सर्वमितो मुझसे नहीं। गीता का संदेश है कि हे अर्जुन, यदि युद्ध में अतो आपका किसी सर्वे जीता, यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करो, और यदि जीत गए तो राजा बनकर के इस पृथ्वी का भोग करो। निराशी नमो भूत्वा युद्धस्य विगतो, इसलिए तुम निराशा को छोड़ो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अलक्षेत्र किमपि विचिंत्य, कुछ सोच करके, अलम तो गीताया, छोड़ो अपनी गीता की बातें। गुरुराज तब अस्माकं नंदी वर्तते, तुम हमारे बेटी हो, तुम हमारे नंदी हो। गुहम कथम परिवर्तव्यम, हमें बोलो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार, कैसा बर्ताव करना चाहिए। गुरुराज कहता है यथैके वीरेण वीर, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। अलक्षेत्र सिकंदर पुरो वीर भावे न सदा, गुरुराज की वीर भावना से प्रसन्न होकर साधु वीर, सच्चे वीर, साधु नूनम वीरसी, वास्तव में तुम सच्चे वीर हो। धन्यं त्वं, तुम धन्य हो। धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्यम, सेनापति को आदेश देते हैं। सेनापति सेनापति, सम्राट सम्राट। अलक्षेत्र सिकंदर वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज को बंधनों से मुक्त कर दो। सेनापति सम्राट